हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पिछले लेक्चर में, ये हमारा दूसरा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2। पिछले लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट कर लिया था, एक लेक्चर हो चुका है कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन पार्ट, उसे जाकर आप देख लें। अगर नहीं देखा है तो देख लें, और देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है, इस लेक्चर को एंजॉय करिए। हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लासिफिकेशन मतलब होता है बंटवारा, सर बांटना। हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया था, क्या होता है, कैसे होता है, सर कितने टाइप का होता है कार्बोहाइड्रेट, वो हमें यहां जानना है। किसी चीज का क्लासिफिकेशन हम करते हैं, बंटवारा करते हैं, तो हमारा कोई ना कोई एक बेस होता है जिस बेस पे हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए एक जगह है, या आप क्लासरूम में पढ़ रहे हो और हमसे कहा जाता है इस क्लासरूम को आपको डिवाइड करना है अलग अलग पार्ट्स में। कैसे करेंगे सर? हम ये कर सकते हैं, गर्ल्स को अलग कर दो, बॉयज को अलग कर सकते हो, है ना। या हम ये कर सकते हैं, सर एज डिफरेंस कर दीजिए, इस एज से नीचे वाले बच्चों को अलग कर दो, इस एज से ऊपर वाले बच्चों को अलग कर दो, है ना। हम ये भी कर सकते हैं, और कोई अदर बेसिस पे भी कर सकते हैं, उनको डिफरेंस, है ना। यूनिफॉर्म वाले उन्हें अलग कर दिए, विदाउट यूनिफॉर्म अलग कर दीजिए। तो कुल मिलाकर कहने का ये है, अगर हमें किसी चीज का क्लासिफिकेशन करना होता है तो हम किसी न किसी बेस पर करते हैं। भाई कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट को तो किसी न किसी के बेस पर करेंगे ना। आप किस बेस पर करना चाह रहे हैं वो समझ लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करने के बहुत सारे बेसिस होते हैं, वही हमें जानना। जैसे पहले है हमारा क्या, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या मिल रहा है, उस बेस पर हम करेंगे कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप। सर कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जिनका हाइड्रोलाइसिस होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। मैं आपको बता देता हूं हाइड्रोलाइसिस होता क्या है। हाइड्रोलाइसिस है मतलब ब्रेकिंग ऑफ वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, वाटर ब्रेक होता है, और जो भी पार्ट होता है वो आपका लाइसिस यानी ब्रेक होकर अलग अलग पार्ट्स में टूट जाता है। अब टूटने से कितने पार्ट बनना है? 2 बनना है, 3 बनना है, 4 बनना है, 5 बनना है, 10 बनना है, 100 बनना है, 1000 बनना है, कितने बनना है भाई? उस बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, कितने टाइप के आपके कौन होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ये हम अगर आपको बताएं तो भैया ओनली 3 टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड। मतलब कार्बोहाइड्रेट को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। सर आप कहेंगे कौन कौन सी कैटेगरी है, बता दीजिए सर। पहले अगर हम बात करें तो हम कहेंगे मोनोसैकेराइड होता है। क्या होता है भाई? मोनोसैकेराइड। नाम सुना होगा, हो सकता है सुना हो, और ये भी हो सकता है ना भी सुना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम जान लेंगे। दूसरा अगर हम बात करें ओलिगोसैकेराइड। सर ये ओलिगोसैकेराइड क्या होता है समझ में नहीं आएगा ना, अभी पढ़ना कहाँ स्टार्ट किया, अभी तो हम कैटेगराइज कर रहे हैं, अभी तो हम जान रहे हैं ना कि कौन कौन से होते हैं। ओलिगोसैकेराइड। तीसरा क्या होता है सर? तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है सर। 3 तरह का होगा, ओवरव्यू ले लें पहले तीनों को, फिर तीनों को एक एक करके जान लेंगे, ठीक है ना। मैं बात करता हूं सर मोनोसैकेराइड क्या होता है। मोनो मतलब एक, और मोनो मीन्स क्या होता है भाई? मोनो मतलब होता है एक, ओलिगो मतलब होता है कुछ, फ्यू। फ्यू, ओलिगो मीन्स होता है फ्यू, जिसको हम बोल सकते हैं कुछ, ठीक है ना। अगर हम बात करें पॉली, पॉली मतलब बहुत सारे, आपने ये तो पता होगा, पॉली मतलब बहुत सारे हैं। सर इन वर्ड से हम समझ जाएंगे। यहां मोनो का मतलब एक है, सिंगल है, यूनिट है। अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है भाई? कार्बोहाइड्रेट एक टाइप का पॉलीमर होता है, और पॉलीमर क्या होता है? जो छोटे छोटे मोनोमर यूनिट से मिलकर बने होते हैं वही तो पॉलीमर होता है। मतलब पॉलीमर एक वो चीज होती है जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है, उनके एक छोटे यानी सबसे छोटे यूनिट को हम मोनोमर कहते हैं। वैसे ही आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी हमारे एक पॉलीमर होता है, उसकी सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी इकाई को हम बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं एक बार बताना फिर से? उसको ही हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड। तो एक वर्ड में अगर हम आपसे कहना चाहें सर मोनोसैकेराइड क्या होती है, जरा सा एक बार इधर लिखना सर। हम यहां लिख देते हैं मोनोसैकेराइड, ठीक है ना, ठीक है, यहां लिख दिया हमने मोनोसैकेराइड। अब आपसे कहा जाता है क्या है मोनोसैकेराइड, अब बता दीजिए। तो हम कहें मोनोसैकेराइड क्या है, तो हम कहेंगे सर स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सर कार्बोहाइड्रेट के सबसे छोटे यूनिट को हम क्या कहेंगे? मोनोसैकेराइड कहेंगे। पहली बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं सर? अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे छोटे यूनिट होगी, मतलब ये होगा सर, अगर हम इनका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो और छोटी यूनिट में तो टूटने का ही नहीं है, नहीं टूट सकता। इसका मतलब कांट बी हाइड्रोलाइज यानी कैन नॉट बी
हाइड्रोलाइज्ड इनटू स्मॉलर यूनिट्स। मतलब सर मतलब ये हो गया कि इनको हम और छोटी यूनिट्स में नहीं तोड़ सकते, नहीं इनका हाइड्रोलाइसिस नहीं करा सकते सर, वो होते हैं मोनोसैकेराइड। फिर से समझो मोनोसैकेराइड क्या है सर। मोनोसैकेराइड यूनिट वो होती हैं जो कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी यूनिट है और जिनका हाइड्रोलाइसिस नहीं किया जा सकता, या फिर हम बोल सकते हैं हाइड्रोलाइसिस करने के बाद छोटी यूनिट नहीं मिलेंगी, उन्हें हम मोनोसैकेराइड कहते हैं। और इनका फॉर्मूला जो होता है, इनका फॉर्मूला ये होता है हमारा CxH2 का होल वाई बताया था मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, और वहां पर ये भी कहा था कि x इक्वल टू वाई हो सकता है, x इक्वल टू नॉट इक्वल टू वाई भी हो सकता है, मतलब ये दोनों बराबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। भाई यहां पर है ये चीज, यहां पर x इक्वल टू वाई होता है और यहां पर x की वैल्यू 3 से 7 तक ऑलमोस्ट होती है। इसके बारे में डिटेल भी पढ़ेंगे अभी थोड़े टाइम में, बस थोड़ा सा वेट करिए। तो मोनोसैकेराइड क्या जाना, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते, फॉर्मूला ये हो गया। सर हमने पढ़ा था पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ही हमारे क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड होते हैं। इतनी बात जान ली। अब सर इसके कुछ एग्जांपल्स भी बता दीजिए, इसके कुछ एग्जांपल्स जान लेते हैं, ताकि एग्जांपल जान लेंगे तो हमें थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि हमारे जो मोनोसैकेराइड है वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल थोड़े से इधर लिख लेते हैं हम, अलग एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। बहुत सारे आपने सुने होंगे, ग्लिसरैल्डिहाइड होता है, ग्लिसरैल्डिहाइड ये हमारा मोनोसैकेराइड होता है। इनके डिटेल पढ़ेंगे भाई, इनके स्ट्रक्चर, इनके फॉर्मूले, सारी चीजें हम जानने वाले हैं। फिलहाल के लिए नाम सुन लीजिए, फिर हम इसके सबके स्ट्रक्चर वगैरह भी जानेंगे, ठीक है ना। और आपके पास थीरी होता है, इरीथ्रो होता है, इरीथ्रियो थ्रियो, ठीक है ना, इरीथ्रियोज और थीरियोज भी होता है, थीरियोज, ठीक है ना। और क्या हो सकता है सर, राइबोज हो सकता है, राइबोज हो सकता है, अरेबिनोज हो सकता है, अरेबिनोज हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, फ्रक्टोज हो सकता है, ग्लैक्टोज हो सकता है, मैनोज हो सकता है। सर ये तो बहुत सारे हो सकते हैं भाई, मैं बता रहा हूं आपको, बहुत सारे होते हैं मोनोसैकेराइड। आपको केवल मैंने आपको केवल क्या करा दिया, आपको कुछ के नाम लिखा दिए, है ना। अभी ये एग्जांपल्स हैं, अभी जान लीजिए इनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, ये सारी चीजें जानने वाले हैं वन बाय वन, बस जानते रहिए। तो फिलहाल के लिए हमें अभी फोकस कहाँ करना है, हमें तो सर क्लासिफिकेशन पे फोकस करना है। तो क्लासिफिकेशन में इधर उधर जा ही नहीं रहे ज्यादा, हमें केवल अभी इतना जाना कि सर क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, हमारे 3 टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं, हाइड्रोलाइसिस उनका नहीं कर सकते, फॉर्मूला हमारा CxH2 को होल y कर लेते तो दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, या फिर हम बोल सकते हैं CxH2 को होल x होता है। एग्जांपल से कर लिया, इनको हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते। ग्लिसरैल्डिहाइड का फॉर्मूला ये होता है सर, अगर आप चाहते हो कि सर इनका फॉर्मूला भी लिख दीजिए, चलिए काम करते हैं, इनका फॉर्मूला लिख दीजिए। इसका फॉर्मूला होता है C3H6O3, ये ग्लिसरैल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। इरीथ्रोज और थ्रियोज का फॉर्मूला सेम होता है और वो होता है आपका C4H8O4, ठीक है ना। और ये राइबोज अरेबिनोज का फॉर्मूला हमारा सेम होता है C5H10O5, ठीक है ना। और बाकी ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, मैनोज, इन सब का फॉर्मूला होता है हमारा C6H12O6, C6H12O6। ये हम इनका फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, कहाँ होता है वो जान लेंगे। अभी हम कर लेते हैं भाई, अगला है हमारा क्या, मोनोसैकेराइड से समझ में आ गया, ठीक। अभी बता दीजिए ओलिगोसैकेराइड क्या होता है। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, मैंने बताया कुछ, मतलब क्या है इसका भाई, हमने ये जाना था सर, अभी क्या जाना था, हमने ये जाना था कि हम मोनोसैकेराइड का तो हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते, लेकिन ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड का तो कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं सर। जब इनका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो बनेगा क्या, बनेगा मोनोसैकेराइड यूनिट। और मोनोसैकेराइड यूनिट कितनी मिलेंगी, अगर आपको मोनोसैकेराइड हाइड्रोलाइसिस करें कम से कम 2 तो मिलेंगी, है ना भाई। 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले, 5 मिले, 6 मिले, 2 से लेकर अगर 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट मिल रही है, 2 से लेकर 10 तक, उन्हें हम ओलिगोसैकेराइड्स कहेंगे। लेकिन अगर 10 से भी ज्यादा मिल रही है, 10 से भी ज्यादा मिल रही है, तो उन्हें हम बोलेंगे पॉलीसैकेराइड्स। सर कहना क्या चाहते हो, कहना ये चाहते हैं, हमने यहां पर लिख लिया भैया क्या, यहां लिख लेते हैं हम पहले ओलिगोसैकेराइड,
ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स सर, ओलिगोसैकेराइड मतलब फ्यू, मतलब कुछ मिलेंगे, दो मिल सकते हैं बिल्कुल। अगर दो मिलेंगे तो उन्हें हम डाइसैकेराइड कहेंगे। अगर आपको मान लीजिए दो मोनोसैकेराइड यूनिट मिलती हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, डाइसैकेराइड। और सर तीन मिली तो ट्राइसैकेराइड, चार मिली तो टेट्रासैकेराइड, इसी तरह से पांच मिली तो पेंटासैकेराइड। इसी तरह से मिलती जाएंगी, बिल्कुल मिलती जाएंगी। सुन लीजिए अब वापस से, डाइसैकेराइड क्या होगा सर, वो कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलाइसिस करने पर दो मोनोसैकेराइड यूनिट मिलती हैं उन्हें हम डाइसैकेराइड कहेंगे। वो कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलाइसिस करने पर तीन मोनोसैकेराइड यूनिट मिलती हैं ट्राइसैकेराइड कहलाएंगे। वो कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलाइसिस करने पर चार मोनोसैकेराइड यूनिट मिलती हैं टेट्रासैकेराइड कहलाएंगे। इसी तरह से अगर 2 से 10 के बीच में मिलनी है उन सबको ओलिगोसैकेराइड कहा जाता है। ओलिगो मतलब फ्यू, फ्यू कितना, 2 से लेकर 10। अगर 10 से भी ज्यादा मिली तो पॉलीसैकेराइड। इतना ही काम करना भी। सर एग्जांपल बता दीजिए कुछ डाइसैकेराइड्स के, है ना, ताकि हम समझ लें थोड़ा सा। बिल्कुल, चलिए डाइसैकेराइड की बात कर लेते हैं, एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया मान लो C12H22, अरे क्या लिख रहा हूं, C12H22O11, ये है सर। ये किसका फॉर्मूला है, सुक्रोज का फॉर्मूला। क्या है, सुक्रोज का फॉर्मूला। इसको मैंने कर दिया हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कर दो भाई। इसको जब हाइड्रोलाइसिस किया जाता है इससे दो यूनिट मिलती है, C6H12O6 प्लस C6H12O6। सर इसमें क्या करे, तुमने तो दोनों सेम बना दिए भाई, फॉर्मूला सेम है, चीजें अलग अलग हैं। चीजें क्या अलग अलग, सर ये फॉर्मूला सुक्रोज का है तो इनमें से एक ग्लूकोज होता है, दूसरा फ्रक्टोज होता है। एक ग्लूकोज की यूनिट मिलती है, दूसरी आपको फ्रक्टोज की। भाई ग्लूकोज भी मोनोसैकेराइड है, फ्रक्टोज भी मोनोसैकेराइड है। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसका हाइड्रोलाइसिस करने पर दो मोनोसैकेराइड यूनिट मिलनी है उसे हम डाइसैकेराइड कहेंगे। तीन मिल जाए तो ट्राइसैकेराइड कहेंगे। सर और कोई एग्जांपल है क्या डाइसैकेराइड का? बिल्कुल है। जैसे सुक्रोज हो गया, ये हमारा डाइसैकेराइड है। माल्टोज करेंगे, माल्टोज, माल्टोज भाई ये भी डाइसैकेराइड है। आप और भी कर सकते हो, लैक्टोज कर लो, लैक्टोज, ये भी आपका डाइसैकेराइड है सर। अच्छा, जैसे ग्लूकोज का फ्रक्टोज का सेम फॉर्मूला, वैसे सर सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज इनका भी सेम फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा? C12H22O11। अगर ये सुक्रोज का फॉर्मूला तो आपको एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज मिलेगा। अगर ये आपका माल्टोज का फॉर्मूला, भैया किसका फॉर्मूला है ये? माल्टोज का फॉर्मूला है, तो यहां से आपको दो ग्लूकोज मिलेंगे। अगर ये सुक्रोज है तो एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज, अगर ये माल्टोज है तो दोनों ग्लूकोज की यूनिट मिलेंगी। लेकिन अगर आपका ये लैक्टोज है, अगर ये आपका लैक्टोज है तो यहां से एक ग्लूकोज मिलेगा और दूसरा आपका गैलेक्टोज मिलता है, गैलेक्टोज मिलता है। सर गैलेक्टोज का भी फॉर्मूला यही, इनके डिफरेंस केवल स्ट्रक्चर में होता है और किसी में नहीं होता। तो कुल मिलाकर सुक्रोज हो, माल्टोज हो, लैक्टोज हो, इन सबसे दो दो यूनिट मिल रही है, दैट्स व्हाई ये डाइसैकेराइड है। सर ट्राइसैकेराइड भी हो सकता है, तीन मिलेंगे तो ट्राइसैकेराइड हो जाए। उसका एग्जांपल दिखाना, चलो मैं कुछ इस टाइप से दिखा देता हूं यहां पर थोड़ा आपको उसके एग्जांपल। ये देखिए ट्राइसैकेराइड के एग्जांपल है, ये कुछ दिखा दी जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रैफिनोज होता है, जिनमें आपका एक लैक्टोज और दो ग्लूकोज की यूनिट मिलती है। यहां देखो मेलेजाइटोज, इसमें से एक ग्लूकोज मिलता है, दो फ्रक्टोज मिलता है। माल्टोट्राइलोज, इसमें एक ग्लूकोज होता है, दो इधर भी ग्लूकोज है और इधर भी क्या है, ग्लूकोज, मतलब तीनों ग्लूकोज मिलते हैं। रैफिनोज में एक ग्लैक्टोज दो ग्लूकोज होते हैं। और ये क्या है, कैस्टोज, इसमें आपका ये ग्लूकोज होता है एक और दो आपके फ्रक्टोज होते हैं। तो इस तरह से तीन तीन यूनिट दे रहे हैं हाइड्रोलाइसिस करने पर, तो इन्हें हम ट्राइसैकेराइड कहेंगे। ज्यादा सोचने समझने वाली बात नहीं है। अभी हमने आपको कह दिया, क्या कह दिया भैया, हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रहा है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है मोनोसैकेराइड, दो यूनिट मिली है डाइसैकेराइड, तीन मिली है ट्राइसैकेराइड, चार मिली है टेट्रासैकेराइड, 10 तक मिली है डेकासैकेराइड। 2 से 10 तक जितने भी आपके कार्बोहाइड्रेट हैं जो मोनोसैकेराइड यूनिट दे रहे हैं हाइड्रोलाइसिस पर, वो सब के सब ओलिगोसैकेराइड। अगर 10 से ज्यादा दे रहे हैं, 10 से ज्यादा दे रहे हैं तो उन्हें हम बोलेंगे पॉलीसैकेराइड। भाई 10 से ज्यादा दे रहे हैं तो क्या बोलेंगे उनको? पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है भाई। तो पॉलीसैकेराइड्स की अगर हम बात करें, कोई एग्जांपल बता दीजिए सर। बिल्कुल बता देते हैं एग्जांपल। इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा C6H10O5 का होल N। सर ये स्टार्च का फॉर्मूला भी हो सकता है, ये आपका ग्लाइकोजन का फॉर्मूला भी हो सकता है, ये आपका सेलुलोज का फॉर्मूला भी हो सकता है। और सर ये तीनों ही पॉलीमर ग्लूकोज के बने होते हैं।
बस ग्लूकोज कहाँ किससे जाकर जुड़ा है उसमें फर्क होता है, बाकी किसी में नहीं होता। अगर इसका हम हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं तो आपको जो है हाइड्रोलाइसिस के बाद मिलता कौन है भाई, मिलता है आपको ग्लूकोज, मतलब C6H12O6 ग्लूकोज मिलता है। और ग्लूकोज क्या भी है, ये n नंबर ऑफ, और n क्या होगा, n ऑलवेज ग्रेटर देन 10, 10 से बड़ा होगा, 10 से बड़ा होगा। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ये सब किसके एग्जांपल हैं, एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन, ये सब आपके पॉलीसैकेराइड्स के एग्जांपल हैं। कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करने का एक हमारा मेथड हो गया है। हमने क्या, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस 3 टाइप के हुए, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, है ना। मोनोसैकेराइड जिनका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ओलिगोसैकेराइड जिनमें 2 से लेकर 10 यूनिट मिलती हैं, और पॉलीसैकेराइड जिसमें 10 से ज्यादा यूनिट मिलते हैं। सर इतना हो गया, इसके एग्जाम्पल हो गए। अब हम करते हैं अगले टाइप का। अगले टाइप का मतलब कुछ और टाइप से कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। दूसरा बेस है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। सर कार्बोहाइड्रेट के नेचर के बेस पर कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप का होता है? भाई कार्बोहाइड्रेट के नेचर के बेस पे देखेंगे, नेचर इसके बहुत अच्छे है। नेचर मतलब 2 टाइप से हो सकता है, एक को हम बोलते हैं शुगर और दूसरे को बोलते हैं नॉन शुगर। चलिए ये कर लेते हैं। एक होता है शुगर, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन शुगर। सर शुगर किसको बोलेंगे और नॉन शुगर किसको बोलेंगे, है ना, ये जान लेते हैं। चलो जान लेते हैं भैया, शुगर किसको बोलेंगे और नॉन शुगर। 3 प्रॉपर्टी, ओनली 3 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज देयर। कौन कौन सी भैया? पहली, शुगर जो होते हैं सारे के सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, या फिर सॉलिड बोलो या नहीं बोलो, लेकिन क्रिस्टलाइन होते हैं, है ना। अगर इनकी बात करें, किसकी, सॉलिड ही होंगे वैसे तो, और क्या। नॉन शुगर की अगर हम बात करते हैं, ये हमारे एमॉर्फस होते हैं। एमॉर्फस बोले तो एक्रिस्टलाइन। सुन लो मतलब क्या है। शुगर कौन होता है? शुगर होते हैं जिनमें क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। ये हमारे जितने भी सॉलिड होंगे शुगर होंगे, हम उन कार्बोहाइड्रेट को शुगर बोलते हैं जिनमें हमारे क्रिस्टल पाए जाते हैं, और जिनमें क्रिस्टल नहीं पाए जाते वो हमारे नॉन शुगर। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, चीनी तो देखिए ना भाई, चीनी के दाने होते हैं क्रिस्टल फॉर्म में होते नहीं होते, ग्लूकोज के दाने क्रिस्टल फॉर्म में होते नहीं होते। अगर क्रिस्टल फॉर्म में है, क्रिस्टल है तो वो शुगर है, और नहीं है तो नॉन शुगर है। कभी आलू को साफ किया है, या आप क्या करते हो, राइस होते हैं, चावल होता है, चावल को धो दो तो बीच में पानी में जो सफेद सफेद रह जाता है वो भी आपका एक कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन उसमें क्रिस्टल नहीं होते। वो क्रिस्टल नहीं होते, वो एमॉर्फस बोलेंगे उसको, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए भैया, ये टेस्ट में आपके स्वीट होने चाहिए, मतलब मीठे होने चाहिए। और ये हमारे क्या होनी चाहिए, टेस्टलेस। ये क्या होने चाहिए भाई, टेस्टलेस। इतना जान लीजिए। पहला, अगर हम इसकी बात करें, शुगर हमारे स्वीट होते हैं, खाने में मीठे होते हैं, चीनी खाने में मीठी होती है, ग्लूकोज खाने में मीठा होता है। तो जो आपके क्या होते हैं, नॉन शुगर होते हैं, वो खाने में मीठे होते हैं, और अगर नॉन शुगर की बात करें तो वो टेस्टलेस होते हैं, मतलब मीठे नहीं होते। सही है, आगे हम बात करते हैं। तीसरा, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। इनको अगर पानी में घोलोगे घुल जाएंगे, अगर इनको पानी में घोला नहीं घुलेंगे, मतलब इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, इन्हें हम कहेंगे नॉन शुगर। अब सुन लो कहानी। सर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर की अगर हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट को हम 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, एक शुगर और दूसरे नॉन शुगर। शुगर क्या होता है? शुगर सर वो होते हैं जो क्रिस्टलाइन होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं और पानी में घुल जाते हैं। चीनी को ले लो एग्जाम्पल, क्रिस्टल फॉर्म में होती है, मीठी होती है, पानी में घोलो घुल जाएगी। इधर नॉन शुगर एमॉर्फस होते हैं, मतलब क्रिस्टल नहीं होते, टेस्टलेस होता है, मतलब मीठा नहीं होता, इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब पानी में नहीं घुलता। मैंने बताया आपको, जैसे चावल धोते हैं उसका वाइट जो रह जाता है वो पानी में डिजोल्व नहीं होता है। अगर हम इसकी बात करें सर, किसकी बात करें, शुगर में, इसके एग्जाम्पल तो बता दो। एग्जाम्पल क्या होंगे भाई? शुगर के एग्जाम्पल होते हैं जितने भी मोनोसैकेराइड है आपके, मोनोसैकेराइड, ये सब के सब आपके क्या होते हैं, शुगर होते हैं। साथ ही साथ हम एग्जाम्पल ले सकते हैं ओलिगोसैकेराइड में, ओलिगोसैकेराइड, ये भी सर आपके क्या होंगे, ओलिगोसैकेराइड भी शुगर के अंदर आता है, लेकिन कुछ ज्यादा जैसे बढ़ते चले जाएंगे, इनकी जो शुगर की नेचर है वो कम होती चली जाएगी, नॉन शुगर। और बाकी जितने भी आपके पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड जितने भी होते हैं वो सब के सब आपके क्या होंगे,
नॉन शुगर में होंगे। तो मुझे लगता है ये दोनों आपके बेसिस समझ में आ गए होंगे आपको कि कार्बोहाइड्रेट को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। सर एक और बेस है हमारा कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करने का, वो कौन सा सुन लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग पावर। बहुत बेहतरीन है, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग पावर। सर रिड्यूसिंग पावर के बेस पर हमारे जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होंगे, ये भी दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर, और दूसरा नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये दो टाइप की शुगर मिलेंगे आपको, मतलब कार्बोहाइड्रेट को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक रिड्यूसिंग और दूसरी नॉन रिड्यूसिंग शुगर। भाई आपने जब क्लास 12th में आप पढ़ते हो तो एक चैप्टर हमारा होता है कौन सा, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। वहां पर हमारे पास में एक टर्म आता हमारा, वो होता हमारा कौन सा, एल्डिहाइड कीटोन के ऑक्सीडेशन में एक टॉलन टेस्ट आता है, एक हमारा फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट आता है। अगर आपको याद हो तो वहां पर टॉलन टेस्ट में हम यूज करते हैं किसको, हम यूज करते हैं भैया टॉलेंस रिएजेंट को। किसको यूज करेंगे, टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंट टेस्ट लिखते हैं पूरा, दो टेस्ट होते हैं हमारे, टॉलेंट टेस्ट और दूसरा होता है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, ठीक है भैया, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और टॉलेंट टेस्ट। अब इन दोनों ही सॉल्यूशन टेस्ट के बेस पर हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं, हम इनको बता सकते हैं कौन रिड्यूसिंग है और कौन नॉन रिड्यूसिंग है। वो शुगर जो टॉलेंट टेस्ट को भी और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट दोनों को रिड्यूस कर देती है, या हम बोल सकते हैं दोनों टेस्ट देती है, हम बोल सकते हैं वो शुगर जो टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग को दोनों को रिड्यूस कर देती है वो हमारी रिड्यूसिंग शुगर होती है। और जो शुगर इनको रिड्यूस नहीं कर पाती उसे हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। सुन लो दोबारा से, हम ये कहेंगे वो कार्बोहाइड्रेट जो टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देता है वो रिड्यूसिंग शुगर कहलाता है। वो कार्बोहाइड्रेट जो टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर पाता वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होंगे। सर रिड्यूस का मतलब होता है ये इनको रिड्यूस कर देते हैं, ये इनको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। कौन कौन कर सकता है सर, क्वेश्चन हमारे पास ये होता है कि टॉलेंट टेस्ट हो या फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट हो, किस कार्बोहाइड्रेट को रिड्यूस कर सकता है, किसको नहीं कर सकता। तो मैं आपको बता दूं भाई, अल्फा हाइड्रोक्सी एक टर्म है आपको, कौन रिड्यूसिंग कौन हो सकती है भाई, रिड्यूसिंग शुगर की बात करें हम, रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन सी होती है उसके लिए सुन लीजिए, दो कंडीशन है आपके पास। पहली अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। कोई भी मान लो एल्डिहाइड है मेरे पास, C डबल बॉन्ड O और H है, इससे जो कार्बन लगा हुआ है ये अल्फा कार्बन हो। भाई ग्रुप से जो कार्बन लगा हुआ होता है वो हमारा क्या होता है, अल्फा कार्बन। आपको मैंने पहले भी कई बार बताया होगा, जैसे ये कार्बन होते हैं हमारे, है ना, इनमें हम बात करते हैं। अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई भी ग्रुप लगा है तो ग्रुप्स का पहला कार्बन ये अल्फा होता है, फिर बीटा होता है, फिर गामा होता है, फिर डेल्टा होता है, फिर हमारा ओमेगा होता है। इस तरह से तो बढ़ते चले जाते हैं। हम केवल अल्फा वाले को देखेंगे, ग्रुप से डायरेक्ट अटैच कार्बन को, ग्रुप से डायरेक्ट अटैच कार्बन ये है अल्फा। अगर इस पर कोई OH लगा हुआ है इसे बोलेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। या फिर कोई मान लीजिए कीटोन है, C डबल बॉन्ड O, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो ये भी अल्फा ये भी अल्फा, किसी पर भी एक OH लगा हो तो अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन हो। अगर इन दोनों में से कोई भी है तो वो आपका रिड्यूसिंग शुगर होगा, क्योंकि ये टॉलेंट टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन दोनों टेस्ट को देगा। सर मान लीजिए अगर ऐसा नहीं है, कंपाउंड हमारा साइक्लिक आ रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे, अगर हमारा साइक्लिक कंपाउंड है तो भैया साइकिल जो भी बनती है कार्बोहाइड्रेट में, उस साइकिल में हमारा ऑक्सीजन जरूर होता है। इधर भी कार्बन होंगे, इधर भी कार्बन होंगे, है ना, और ये पूरी की पूरी साइकिल बनी होगी, जितनी भी कार्बन की होगी ये मान लेते हैं, है ना। अब इनमें से किसी भी कार्बन पर अगर एक सिंगल OH भी लगा हुआ है, अगर OH लगा हुआ है किस कार्बन पर, ऑक्सीजन से डायरेक्ट अटैच जो भी कार्बन होते हैं, अगर उन पर OH लगा हुआ है तो वो रिड्यूसिंग शुगर होंगे, वरना नहीं होंगे। बस इतना जानना है। सर अभी हम ओवरऑल क्लास का पूरा समरी कर लेते हैं।
सर हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन का मतलब बंटवारा। तो कार्बोहाइड्रेट को हम कई बेस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला हमारा मेथड था ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। इसके बेस पे हमने कहा कि हाइड्रोलाइसिस के बेस पर कार्बोहाइड्रेट होते हैं 3 टाइप के, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। जिनका हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं, वो हमारे मोनोसैकेराइड होते हैं। जिनका हाइड्रोलाइसिस करने पर 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट मिलती है, उन्हें हम ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलाइसिस करने पर 10 से भी ज्यादा मोनोसैकेराइड मिलती हैं, वो हमारे पॉलीसैकेराइड होते हैं। इनके एग्जाम्पल साथ में हमने कर लिए थे। फिर दूसरा हमारे पास में बेस आया था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर के बेस पर कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं, एक हमारा शुगर, दूसरा हमारा नॉन शुगर। शुगर क्या होता है भाई? जो क्रिस्टलाइन होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं और पानी में सॉल्युबल होते हैं, वो हमारे शुगर हो गए। वो जो अमॉर्फस होते हैं, स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, पानी में इंसॉल्युबल होते हैं, वो हमारे अमॉर्फस हो गए, वो नॉन शुगर हो गए। फिर आता ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर की बात करें, जो टॉलन टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देते हैं वो हमारी रिड्यूसिंग शुगर, और जो इन टेस्ट को नहीं देते वो हमारी नॉन रिड्यूसिंग शुगर। फिर बात आती है सर कौन रिड्यूसिंग है और कौन नॉन रिड्यूसिंग है। अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन रिड्यूसिंग होंगे। इनके अलावा अगर कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो ऑक्सीजन के बराबर वाले कार्बन में अगर OH है तो हमारा रिड्यूसिंग, बाकी सब नॉन रिड्यूसिंग। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। पहले लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन किया था, इसमें हमने कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन कर लिया है। अब 1 बाय 1 सब को, मोनोसैकेराइड को डिटेल में पढ़ने वाले हम आगे वाले लेक्चर में, ठीक है ना। तो वेट करिए, कल आपको लेक्चर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।